हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोक्सिमा एजुकेशन हब पर। आज हम जैसा कि हमने सीरीज की शुरुआत कर रखी है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हमारे सीरीज में मुख्यतः एक क्लास एक टॉपिक को कवर किया जाता है। इसमें छोटे टॉपिक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है और अम्ल सार लवण और कुछ रासायनिक यौगिक है। आज उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अगर एक व्यू में हम समझना चाहें तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो हमें भौतिक रूप से दिखाई भी देते हैं और वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि अगर वो अगर दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं तो वापस रिवर्स एक्शन में भी वो कवर हो जाते हैं। बाकी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, रासायनिक परिवर्तन एक बार अगर परिवर्तन उनमें हो गया, यानी कि कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो वापस फिर रिवर्स एक्शन नहीं होता है, यानी कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जैसे कि बर्फ का पिघलना वगैरह हम देखते हैं, वो वाली बात है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हम जानेंगे तो मुख्यतः इसमें हम नोट करेंगे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन है एक तो ये। ठीक है, मतलब अगर कोई इसमें पदार्थ, वैसे तो नया पदार्थ कोई बनता है नहीं, भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन है और स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, साथ में देखो, इसमें केवल भौतिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है या स्थायी परिवर्तन नहीं है, अस्थायी परिवर्तन होगा। अस्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है, उत्क्रमणीय है और अस्थायी है। ठीक है, बर्फ अगर पिघल जाती है तो उसी पिघले हुए पानी से वापस बर्फ को बनाया जा सकता है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन इनमें होता है, इनमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन से कोई इनका लेना देना नहीं है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का इनमें परिवर्तन नहीं देखा जाता है और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ अगर बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन में बनेगा। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो जैसे कांच का टूटना है और साथ में मोमबत्ती का पिघलना है और शक्कर या नमक का पानी में घुलना है, तो देखो हम इनसे रिवर्स एक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, वापस पहले वाली अवस्था में इनसे प्राप्त कर सकते हैं। कांच का टुकड़ा अगर टूट भी गया है तो अपन वो कांच तो प्राप्त कर ही सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना, वो पिघली हुई मोमबत्ती वो की वही रहती है, उसको वही सेट करने वाली बात है, बाकी वही मोमबत्ती बन जाती है। साथ में देखो, शक्कर या नमक का पानी है, तो नमक शक्कर अगर पानी में घुले हुए हैं तो उनसे वापस शक्कर या नमक प्राप्त भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे समुद्रों के पानी में नमक घुला होता है तो उस पानी को धूप की उपस्थिति में या उसको उस पानी को उड़ाकर उसमें से नमक प्राप्त किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा, भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता यह है कि ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसमें किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है और जैसे कि इसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में इनमें परिवर्तन होता है। हर एग्जाम में भौतिक रासायनिक गुणों से एक आसान सा क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम्पल दे देते हैं और परिवर्तन का नाम पूछ लेते हैं या परिवर्तन देते हैं कि निम्न में से बताइए किसमें रासायनिक परिवर्तन है या किसमें भौतिक परिवर्तन है, और उसके ऑप्शंस दे देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट चलते हैं। संघनन, आसवन, उदरपातन, बल्ब का जलना, कागज के टुकड़े आदि करना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अगर संघनन हो रहा है, आसवन हो रहा है, उदरपातन हो रहा है, तो इनसे वापस रिवर्स एक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। देखिए, बल्ब का जलना, बल्ब के जलने से किसी नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। या कागज के टुकड़े अगर कर दें, किसी कागज हम टुकड़े कर देते हैं, उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मतलब ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है और
भौतिक परिवर्तन है मतलब इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी कागज को अगर अपन फाड़ते हैं तो उसके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन है, न कि उसके कोई रासायनिक गुणों में। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो ये देखिए, रासायनिक परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं, ठीक है। भौतिक और रासायनिक दोनों गुण इसके चेंज होते हैं। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन तो होता ही होता है, साथ में उसके अंदर के यानी कि उसके जो इनर क्वालिटी होती है, आंतरिक जो उसके गुण होते हैं, आंतरिक प्रॉपर्टी होती है, वो भी चेंज हो जाती है साथ के साथ। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और स्थायी परिवर्तन है। एक तो अनुत्क्रमणीय है और एक स्थायी है। स्थायी इसलिए है, अनुत्क्रमणीय इसलिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है कि इनमें एक नए पदार्थ का निर्माण बनता है। यह एक इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगर जब एक बार नया पदार्थ बन गया तो उस पदार्थ से पहले वाला पदार्थ बनाना असंभव है, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। एक बार अगर इनके गुण, आंतरिक गुण चेंज हो गए तो वापस पहले वाले गुणों में परिवर्तित नहीं होंगे। जब नए पदार्थ से वापस पहले वाला पदार्थ नहीं बनाया जा सकता तो अनुत्क्रमणीय है। और स्थायी परिवर्तन इसलिए है क्योंकि वो पदार्थ जो एक बार बन गया, सो बन गया, उससे वापस नहीं बनाया जा सकता, उससे रिवर्स एक्शन में हम नहीं जा सकते, तो ये रासायनिक स्थायी परिवर्तन में आएगा, क्योंकि एक बार स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया कि एक बार पदार्थ बन चुका है। और विशेषता भौतिक और रासायनिक, इसमें दोनों गुण परिवर्तित, ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन में एक गुण परिवर्तित हो रहा था। कौन सा? भौतिक। उसमें किसी प्रकार का नया पदार्थ वगैरह नहीं बन रहा था। तो इसमें सारा खेल इन उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, स्थायी, अस्थायी और नए पदार्थ, इन तीन चीजों पर ये दोनों परिवर्तन टिके हैं। और इन्हीं के बेस पर आप सारे एग्जाम्पल सही कर सकते हैं सभी। जिसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो वो सारे भौतिक परिवर्तन है, और जिसमें नया पदार्थ बन रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार इसके आगे एग्जाम्पल देख के और ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल में है कोयले का जलना, दूध से दही का बनना। कोयले का जलना, अगर कोयला जल के राख हो गया है तो आप उससे नया कोयला नहीं बना सकते। दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध बनाना असंभव है। साथ में देख लो श्वसन क्रिया वो होती है, ये वाला, ये ब्रीदिंग वाला श्वसन नहीं है, ये श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेशन है, जिसमें भोजन का टूटना और ऊर्जा का प्राप्त होना है। तो उस जो ऊर्जा हमें मिलती है, क्या उससे वापस भोजन थोड़ी ना बनाया जा सकता है। किण्वन में ये दूध से दही बनने वाली सारी चीजें आ गई है। फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं। फलों का पकना, अगर कोई फल पक गया है तो क्या उस पके हुए फल को वापस कच्चे फल में थोड़ी परिवर्तित किया जा सकता है? मतलब ये सब इरिवर्सिबल परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक बार जो पदार्थ बन गया सो बन गया। ये मतलब सारे स्थायी परिवर्तन है, स्टेबल चेंजेज है सारे। हम देख सकते हैं आगे, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। आमतौर पर हम देखते रहते हैं लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जो जंग लगता है तो वो जो जंग होता है वो एक नया पदार्थ होता है, वो फेरिक ऑक्साइड होता है, वो एक नया पदार्थ होता है। तो मतलब उस जंग से क्या हम वापस वो पहले वाला लोहा, जो लोहा होता है, वो क्या प्राप्त थोड़ी ना कर सकते? नहीं कर सकते। मतलब स्टेबल परिवर्तन है, स्टेबल चेंजेज है, अनुत्क्रमणीय है। प्रकाश संश्लेषण आदि। प्रकाश संश्लेषण में नया पदार्थ कैसे बनता है? तो देखो, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे CO2 प्लस H2O से क्या बनाते हैं? C6H12O6। C6H12O6, ये C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है। क्या एक बार भोजन बनने के बाद ये सारी चीजें वापस उससे प्राप्त की जा सकती है? क्या इस ग्लूकोज से C6H12O6 से वापस CO2 और वापस H2O प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये एक बार पदार्थ बन गया तो बन गया, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इससे हम सिर्फ और सिर्फ इसे एक ही व्यू में समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी प्रकार के रासायनिक गुण पर परिवर्तित नहीं होते। सिर्फ बाहर वाले जो गुण हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, ये चीजें हैं, मोमबत्ती का पिघलना, ये परिवर्तन होता है और कुछ भी नहीं है। और रासायनिक परिवर्तन में तो जैसे कि हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में तो एक नया पदार्थ बन जाता है, चाहे वो फलों का पकना हो, चाहे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का बनना हो, ठीक है, चाहे लोहे पर जंग लगना हो, ठीक है। ये सारी, और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जितने भी होती हैं, ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, क्योंकि इनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, कोई ना कोई एक नया उत्पाद बनता है, अभिकारकों से मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है,
नेक्स्ट चलिए, इसमें नोट एक ध्यान रखने वाली बात है, मोमबत्ती का जलना। देखो मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन में आता है। मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन में इसलिए आता है क्योंकि मोमबत्ती अगर जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन भी है, और मोमबत्ती जलने के साथ साथ उसके साथ साथ पिघलती हुई भी जाती है, तो वो अपने आप भौतिक परिवर्तन भी हो गया। तो इसमें दोनों परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन, दोनों परिवर्तन। इसका ध्यान रखना, मोमबत्ती का पिघलना सिर्फ भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर एग्जाम्पल आ जाए भौतिक सॉरी मतलब मोमबत्ती का जलना, तो उसमें दोनों परिवर्तन आते हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन कंबाइंड रूप से उसमें घटित होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इनकी ये कुछ विशेषताएं हैं, और इन्हीं के बेस पे चाहे इनमें कोई सा भी क्वेश्चन बने, कोई सा भी बहुत कितने भी ऑप्शन दे, कैसे भी ऑप्शन दे, हम उनमें इतना पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आएगा। देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन हमेशा, और वो सिंपल, सिंगल प्लस सिंपल प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और हर एग्जाम में बनता है जिसमें ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण वाला। तो अम्ल, क्षार और लवण की विशेषताएं देखेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो जानेंगे। तो पहले अम्ल की कुछ विशेषताएं होती है कि ये जो नीले लिटमस पत्थर को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अनिला से, कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ठीक है, और पीएच का मान है जो 0 से 7 या 0 से 6.9 तक, क्योंकि पीएच क्या होती है, देखो पीएच होती है 0 से 7, और ये ऐसे समझ सकते हैं 0 से शुरू होती है और ये 14 पे खत्म होती है, बीच में आता है 7। ये जो 7 वाली अवस्था है ये उदासीन अवस्था है। अगर किसी भी चीज का पीएच या किसी भी वस्तु की प्रकृति अगर पीएच मान उसका 7 है तो वो उदासीन है, ना कड़वी है ना खट्टी है। लेकिन 0 और 7 के बीच में तो चलता है एसिड, इसीलिए हमने रेंज लिखी है 0 से 6.9 या 7 कह सकते हो, बाकी 7 पे उदासीन हो जाता है इसकी। और 7 से ये 14 की तरफ चलते हैं तो ये हो जाता है 60 बस। ठीक है, तो 7 से पहले मतलब 0 से 7 के बीच का जो है एसिड है, और 7 से 14 के बीच का है क्षार है। ठीक है, तो इसकी पीएच का मान कितना हो गया, 0 से 6.9। मतलब अगर हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, 0 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जितने पीएच का मान जितना कम होता जाता है या 0 की तरफ नजदीक आता जाता है, वो प्रबल अम्ल माना जाता है, उतना ही वो अम्ल क्या प्रबल होता जाता है। परंतु यदि वो 7 की तरफ चल रहा है तो वो दुर्बल अम्ल में आएगा। वैसे ही देखो 7 से अगर 14 की तरफ बढ़ रहा है तो वो प्रबल क्षार में आएगा, और 7 के आसपास का क्षार है अगर 7.1, 2, 3 या 8 या 9 तक, वो है दुर्बल क्षार है। मतलब 7 के अराउंड की जितने भी चीजें हैं, 7 के आसपास की, चाहे इधर 5 से 7 हो, चाहे 7 से उधर 8, 9 तक हो, ये सारी दुर्बल में आएगी। अगर 5 से 7 है, ये 7 के पहले पहले आसपास की चीजें वो दुर्बल अम्ल है, और 7 के आगे के आसपास की चीजें वो दुर्बल क्षार है। परंतु 0 के आसपास की चीजें हैं वो प्रबल अम्ल है, और 14 के आसपास की चीजें वो प्रबल क्षार है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन देंगे। अम्ल जलीय विलयन में देंगे H+ आयन। ठीक है, और धातुओं, नेक्स्ट देखो धातुओं से अगर अम्लों की क्रिया कराई जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धातुओं से अगर धातुओं से अगर इस अम्ल की क्रिया, किसी भी अम्ल की क्रिया कराई जाए, उसमें H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें मुक्त होती है, और ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, तो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में होते हैं खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये नॉर्मल इनकी प्रकृति है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, प्रमुख अम्ल जो है उनके बारे में जानते हैं। प्रमुख अम्लों में आगे जैसे एक तो H2SO4, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, गंधक का तेजाब भी कहा जाता है इसे, और ये वैसे अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। जो बैटरी वगैरह है, जो वाहनों की जो बैटरी वगैरह है, वो जो हम डालते हैं वो H2SO4 है,
ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, गंधक का तेजाब कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो मुख्यतः इनका ये रासायनिक सूत्र प्लस इनके जो सामान्य नाम है वो इनके याद रखने हैं। और साथ में नेक्स्ट चलिए HCl। देखो HCl जो है उसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय में भी पाया जाता है। आमाशय के भीतर जो एसिड पाया जाता है वो HCl ही है, और लगभग लगभग सबसे प्रबल अम्लों में यह आता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है। ठीक है, नमक का तेजाब इसे कहा जाता है, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। इसके बाद के कुछ मुख्य जो एसिड है वो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे सोरे का तेजाब भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल ये भी एक प्रबल अम्ल में आता है, और इसे साथ में इसे क्या कहा जाता है, सोरे का तेजाब भी कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को। एक चीज होती है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है अम्लराज। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसका मिश्रण पूछा जाता है कि कौन सी चीज इसमें, या कौन सा इसमें दो जो अम्ल है उनका मिश्रण होता है, तो कौन से दो अम्ल होते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है, साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि उन अम्लों का मिश्रण कितना है, मतलब अम्लों के मिश्रण का अनुपात कितना है, ये चीज भी इसमें पूछ ली जाती है। तो देखिए इसमें दो अम्ल होते हैं, HCl और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का मिश्रण होता है, तो हमें ये याद रखना है कि 3:1 में होता है। और ये 3 तो कौन है, 3 तो है HCl, एक कौन है, एक है HNO3। ये मिश्रण, ये अनुपात किसका कितना अनुपात है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो HCl प्लस HNO3, और ये इतना प्रबल एसिड हो जाता है दोनों को मिलाने से कि धातुओं को गला देती है। जैसे सोना और प्लेटिनम जैसी बहुत मजबूत धातुओं को भी ये गला देता है। ठीक है, तो ये धातु गालक के रूप में उपयोगी है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एसिटिक अम्ल। ये एक दुर्बल अम्ल है, आचार में इसका यूज किया जाता है कि आचार खराब नहीं हो। सिरका, जो सिरका होता है आपने नाम सुना होगा, वो सिरके के रूप में इसी का यूज किया जाता है, और इसे कहा जाता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CH3COOH है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अम्लों की प्रबलता की, कौन कौन सा अम्ल प्रबल होता है। अगर कोई छोटा मोटा क्रम पूछ ले तो मेनली ध्यान रखना प्रमुख रूप से HCl सबसे मजबूत, फिर HNO3, फिर H2SO4, और ये तो एक दुर्बल अम्ल में आता है CH3COOH। ठीक है, और दुर्बल अम्लों की pH आप जानते हो 7 के आसपास, मतलब 5 से 7 या 4 से 7 के बीच में होती है, लेकिन इनकी तो 0 से या 1 से 3 के बीच में होती है। मतलब 0 के नज़दीक जितनी pH घटती हुई आएगी उतना ही वो अम्ल प्रबल बनता जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप HCl, HNO3 और H2SO4 और CH3COOH। आइए नेक्स्ट चलते हैं, दही, सिरका, टमाटर, लाल चींटी, नींबू, संतरा, सेब, साबुन, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ये एग्जाम में एक GS, सामान्य GS के रूप में, मतलब जनरल साइंस के रूप में पूछ लिया जाता है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और जैसे कि पूछ लिया जाता है भाई दही में तो कौन सा है, तो दही का तो काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है कि बहुत बार इसको पूछा जा चुका है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिरका। हमने सिरके के बारे में बात करी कि अचार वगैरह खराब नहीं हो, तो वो CH3COOH वाला एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए टमाटर। टमाटर में जो एसिड होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है टमाटर में, ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी प्रकार आगे जैसे कि पूछ ले लाल चींटी में और नींबू संतरा में, इनमें तो देखो लाल चींटी में जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में। साथ में अगर खट्टे फलों की बात करी जाए, जैसे कि पिछली सीरीज में हमने जाना, पिछली क्लास में हमने जाना था सिट्रस फ्रूट जिनमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा आदि जो खट्टे फल होते हैं, इन नींबू संतरा में सिट्रस एक एसिड होता है वो पाया जाता है, और ये विटामिन C का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, विटामिन C। और
विटामिन सी की कमी से आपको रोग पता है कौन सा है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी, स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी अम्ल, सॉरी स्कर्वी रोग होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में देखिए आप मैलिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक अम्ल होता है। साबुन दो तीन प्रकार के अम्लों से बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः होते हैं जैसे पामीटिक हो गया और स्टेरिक अम्ल हो गया, इनसे बनाए जाते हैं। वैसे ये साबुन और मार्जक के टॉपिक में स्पेशली अलग से पढ़ाया जाता है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि पामीटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल इनमें होता है। तो आपने देखा ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं दही, सिरका, टमाटर, लाल चींटी, और ये नींबू, संतरा, सेब और साबुन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्षार। ये जो क्षार होते हैं ये बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी पीएच हमने जैसे जानी कि 7 से 14 के बीच में। ठीक है, और लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। ठीक है, वो क्या कर रहा था? वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। पीएच का मान 7 से 14 के मध्य होता है। और इनका जेली में कौन सा अम्ल देते हैं, कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। अम्ल क्या कर रहे थे? जेली विलियन में क्या दे रहे थे? H+ आयन दे रहे थे। अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त कर रहे थे? H2 गैस मुक्त कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे थे। ठीक है, तो पीछे जैसे सामान्य रूप से आप देख सकते हो OH जुड़ा है, NaOH कास्टिक सोडा हो गया, CaOH2 हो गया, ये बुझा हुआ जो चूना है ये है, आदि ये सार के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए लवण। जब अम्ल तथा सार, वैसे तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल सार ये मतलब जब क्रिया करते हैं तो ये लवण प्लस जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल सार अगर क्रिया करेंगे तो दोनों बराबर होने की वजह से मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे अमाशय में या मतलब शरीर में जब एसिडिटी होने लग जाती है, अमाशय में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए जो इनो वगैरह पीते हैं उनमें क्या होता है? उनमें क्षार होता है, ताकि उस चीज को उदासीन कर दें और एसिडिटी कम हो जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाता है। कोई सा भी अम्ल ले लो जैसे HCl ले लो, और क्षार कोई सा भी ले लो जैसे NaOH ले लो, तो NaCl क्या होता है? जो हम साधारण जो नमक खाते हैं वो NaCl तो होता है, और साथ में H2। ये 9th-10th की किताबों में आराम से मिल जाएगा आपको। ये वही चीजें जो आप छोड़ कर आए। पीएच पैमाना, ये पीएच पैमाना जो हमने समझा 0 से 14 के बीच। ठीक है, 0 से 14 के बीच। तो एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हुए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने की खोज करी है। ठीक है, और उसकी रेंज बताई है 0 से 14 के बीच, और 7 पर तो वो बिल्कुल उदासीन, जैसे कि आसूत जल होता है, तो आसूत जो जल होता है उसकी पीएच होती है 7, मतलब बिल्कुल वो उदासीन होता है। तो सार के बारे में ये कुछ सार के फीचर्स हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल एज इट इज मेंशन किया गया है सीईटी में। ठीक है, सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल में तो बिल्कुल इनको एज इट इज मेंशन किया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या सूत्र होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका निर्माण कैसे होता है ये हम देखेंगे, इसके साथ ही इसके यूज देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इससे ब्लीचिंग पाउडर को एक विरंजक चूर्ण का नाम भी दिया गया है। विरंजक चूर्ण मतलब कपड़े धोने या कपड़े साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में जो पानी को कीटाणु रहित यानी कि पानी को बिल्कुल स्वच्छ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये एक ऑक्सीकारक एजेंट भी होते हैं। ठीक है, निर्माण की इसकी विधि जो है, बुझे हुए चूने में अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा दी जाए, CaOH2 बुझा हुआ चूना, इसमें अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा दी जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे कहा जाता है।
इसके निर्माण की विधि है, भुजे हुए चूने में जो क्लोरीन गैस है ये प्रवाहित करा दी जाए तो CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। इसके उपयोग हमने पढ़े विरंजक के रूप में या विरंजक चूर्ण के रूप में, बाकी पानी को और स्वच्छ बनाने के लिए और ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में। पानी को कभी भी स्वच्छ बनाना होता है तो मुख्यतः जो काम आने वाली जो चीज़ है वो क्लोरीन है, और इसमें तो बेकायदा आराम से दिख रही है CaOCl2, ये क्लोरीन है। इसको पानी को स्वच्छ करने के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaCO3, ठीक है। और इससे बेकिंग पाउडर वगैरह बनाई जाती हैं। एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। जब आमाशय में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, आमाशय में एसिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उस एसिड को कम करने के लिए उसके एंटी मतलब एंटा एसिड प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaCO3। ये वही खाने का सोडा है जिसे आमतौर पर घरेलू रूप में यूज किया जाता है, और इसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। निर्माण कैसे होता है तो देखो, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में H2O प्लस CO2 इनका मिश्रण किया जाता है, H2O मिलाया जाता है और CO2 प्रवाहित की जाती हैं, तो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बीच में H लग रहा है, ये इसे बाई कहा जाता है यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2O को क्या कहा गया, हाइपो, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा गया ना उसमें, तो सेम वैसे ही है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यूज इसके पेट की अम्लीयता दूर करने में, एंटासिड, बेकिंग पाउडर बनाने में, और कुछ आग बुझाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यंत्र होते हैं, उन उपकरणों में इनका यूज किया जाता है खाने का सोडा, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, हमारा लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हाथ वगैरह, कोई हाथ पैर जब टूट जाते हैं, कोई हड्डी टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के बाद स्थायी रूप देने के लिए कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीनों के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, उसमें ये POP होती है, ठीक है। POP हमें जिप्सम से प्राप्त होती है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। उसको अगर 373 केल्विन पर अगर गर्म कर दें तो उसमें से हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा POP, यानी कि हाफ H2O वाला। तो CaSO4.H2O को अगर गर्म कर दे, CaSO4.H2O, यानी कि ये तो है जिप्सम, क्या है ये, जिप्सम है। इस जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म कर दिया जाए, ये गर्म का साइन है, और टेम्परेचर कितना है 373, ये फिक्स है यहाँ पे, है ना। और तो हमें प्राप्त होता है POP, यानी कि CaSO4.2H2O, और साथ में ये 1/2, ये 1.5 H2O के जो अणु हैं ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यूज देख लो इसके, सामान्यतः हाथ पर जो प्लास्टर वगैरह चढ़ाते हैं, ये तो हम सबको पता है अच्छे से, और दंत चिकित्सा के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, और खिलौने आदि बनाने में या POP वगैरह करने में, ये तो बिल्कुल सामान्य आसपास की चीज़ों में आप देख सकते हो, सजावट के सामान बनाने में या इससे खिलौने बनाने आदि में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक खत्म होते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन एक तो, और साथ में अम्ल व क्षार और तथा लवण, और ये कुछ ये इंपॉर्टेंट CET की दृष्टि से जो 2-3 रासायनिक यौगिक बिल्कुल एज इट इज जिनको मेंशन किया गया है सिलेबस के अनुसार, उनको कवर करवाया है, ठीक है। तो बने रहिए साथ और पढ़ते रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन, आप कर सकते हो, सिर्फ आत्मविश्वास की बात। धन्यवाद, जय हिंद।